नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पार्क न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज हम बड़ी खबर में चर्चा करेंगे कि किसानों की आजादी से पहले क्या हालत थी और आज क्या है। साथ ही बताएंगे कि किसानों की समस्याएं क्या हैं और उनका समाधान क्या हो सकता है। तो चलिए बड़ी खबर पर चर्चा करें, उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आज विजय दिवस के 50 साल पूरे हुए। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराने में भारत की विजय की याद में मनाते हैं विजय दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1971 के युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कोयरेगा से ट्रेन ऑपरेशन पर भी पड़ना शुरू। नॉर्दर्न रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार कोहरे के चलते 16 से 31 दिसंबर के बीच 34 ट्रेनें हुई कैंसिल। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने दिसंबर महीने में दूसरी बार रसोई गैस यानी कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में की बढ़ोतरी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार 15 दिसंबर से गैर सब्सिडी वाली रसोई गैस की कीमत दिल्ली में 644 प्रति सिलेंडर से बढ़कर हुई है 694 रुपए। और आइए अब रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भारतवर्ष में किसानों की समस्या कोई नई नहीं है। आजादी से पहले अंग्रेजी राज में किसानी कर्ज और कम उत्पादन की शिकार हो गई थी और आजादी के बाद जितना ध्यान उद्योगों के विकास पर दिया गया उतना कृषि के विकास पर नहीं दिया गया। 60 के दशक में देश अकाल जैसी स्थिति से रूबरू हुआ, जिसके बाद कृषि क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान दिया गया। फिर हरित क्रांति का दौर आता है, फिर उपज में कुछ बढ़ोतरी होती है जिससे किसान कुछ हद तक खुशहाल होते हैं। लेकिन घटती मिट्टी की उर्वरता, बढ़ते मशीनीकरण के बोझ और बीज खाद की बढ़ती लागत के चलते खेती घाटे का सौदा होती गई और किसान आत्महत्या के चंगुल में फंसता चला गया। सबके इस बात पर सहमत होने के बावजूद हालात को बदलने के लिए कुछ सार्थक कर पाने की प्रभावी पहल नहीं की गई थी। 1970 से अब तक की किसानों की आय में 19 गुना बढ़ोतरी हुई है, जबकि मजदूरी में 100 गुना और अन्य जो वेतनभोगी आय में 100 से 320 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। इससे एक तरफ किसान का खेती पर लागत खर्च नहीं निकलता है, तो वहीं दूसरी तरफ समाज में आय में असमानता की बढ़ती खाई से किसान सामाजिक दबाव झेलने पर विवश हो रहा है और इस तरह की परिस्थिति ने किसान को आत्मघात करने पर मजबूर कर दिया। आज किसान सड़कों पर अपनी बदहाली से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है। सरकार ने कृषि सुधार के लिए 3 कानून बनाए। सरकार का कहना है कि किसान को बदहाली से बाहर निकालने के लिए ये तीनों कानून कारगर साबित होंगे। तो किसान इनसे अपनी समस्या का हल होते नहीं दिख रहे, बल्कि उन्हें अब ये अंदेशा है कि इन कानूनों से किसान की हालत और भी बदतर हो जानी है। सरकार अपना पक्ष समझाकर अपनी नेक नियत का सबूत देना चाहती है और किसान अपनी आशंकाओं को निर्मूल नहीं समझते और इसीलिए कानूनों को रद्द करवाने तक आंदोलन पर अड़ गए हैं। अब थोड़ा सा इन कानूनों पर नजर डालते हैं। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य कानून यानी 2020 सरकार कह रही है कि इससे किसानों और व्यापारियों को एपीएमसी मंडियों से बाहर फसल बेचने की आजादी मिलेगी। इससे एपीएमसी मंडियों और बाहर की बिक्री में प्रतिस्पर्धा के कारण किसानों को न्यूनतम कीमत से ज्यादा पर उपज बेचने की सुविधा मिलेगी। बाहर ज्यादा कीमत ना मिलने की सूरत में वो सरकारी मंडी में न्यूनतम कीमत पर बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। फसल एक राज्य से दूसरे राज्य में भी ले जाकर बेचने की छूट होगी। यदि वहां ज्यादा पैसा मिलेगा तो किसान वहां ले जाएगा। यदि खेत से ही फसल बिक जाएगी तो किसान को मंडी तक ढुलाई का खर्च उसका यहाँ पर बचेगा। इसके विरोध में तर्क है कि मंडियों से बाहर बिक्री पर राज्य को फीस और आड़तियों को आड़त नहीं मिलेगी। उनका क्या होगा? धीरे धीरे मंडियां बंद हो जाएंगी और न्यूनतम मूल्य पर खरीद भी बंद होना शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरा कानून है कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020। इसके तहत कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए राष्ट्रीय ढांचा तैयार किया जाएगा। किसान इच्छुक फर्मों विक्रेताओं से कॉन्ट्रैक्ट करके पहले से निर्धारित कीमत पर अपनी फसल को बेच सकते हैं। 5 हेक्टेयर से छोटे किसानों को इसमें विशेष लाभ होगा। बाजार की अनिश्चितता का भार किसान की बजाय कॉन्ट्रैक्ट खेती करवाने वाले पर डाला गया है। कॉन्ट्रैक्ट फसल का होगा, जमीन का नहीं, और इसीलिए किसान को जमीन से वंचित होने का कोई खतरा नहीं। विवाद के हल के लिए तंत्र की स्थापना होगी और इसके विरोध में तर्क है कि कॉन्ट्रैक्ट के दौरान किसान की सौदेबाजी की शक्ति फर्मों के सामने कम होगी। छोटे किसानों से प्रायोजक बात करने से कतराएंगे। विवाद में प्रायोजक का दबाव किसान पर होगा। तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। इसके तहत अनाज, दलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तु सूची से हटाना। युद्ध जैसी परिस्थिति को छोड़कर इनकी भंडारण मात्रा पर सीमा नहीं लगेगी। इससे जो निजी निवेशकों का डर कम होगा, कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और जिसका लाभ किसान को होगा। कोल्ड स्टोरेज, फूड सप्लाई श्रृंखला का विकास और आधुनिकीकरण होगा। इसके विरोध में ये तर्क है कि जमाखोरी को प्रोत्साहन मिलेगा और किसानों पर मूल्य तय करते समय दबाव डाला जा सकेगा। जमाखोरी से व्यापारी का लाभ बढ़ेगा और भाव बढ़ेंगे। अब देखने से लगता है कि दोनों तरफ तर्कों में कुछ ना कुछ वजन है। फिलहाल टकराव टालने के लिए सरकार इन कानूनों को मॉडल के तौर पर आगे ला सकती है, यानी जिस राज्य को इस व्यवस्था में जाना है वो जाए और जिसे नहीं जाना है वो ना जाए। इससे इनकी परख भी हो जाएगी और यदि लाभकारी ये मॉडल हुए तो बाकी राज्य भी इसे अपना लेंगे।
सरकार को किसानों की मांगों पर सहानुभूति के साथ विचार करना चाहिए। किसान जिन संशोधनों का सुझाव देते हैं उन्हें कानून में शामिल किया जाना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य को अनिवार्य बनाकर उसे कानून में शामिल करने से सरकार को हिचकिचाना नहीं चाहिए। वास्तव में किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की समस्या को हमेशा हमेशा के लिए सुलझा लेना चाहता है, और अगर इसे कानून में शामिल कर लिया जाए तो ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो ऐसा होने पर किसान भी चैन से जी सकेगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि रोजाना की बड़ी खबरें आपको मिलती रहें। धन्यवाद।